हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाई सर पर। तो आज हम क्लास 10वीं का जो मैथ है उसका क्वेश्चन बैंक देखने के लिए जा रहे हैं और ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जब आपका सिलेबस एक बार पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो आप पीछे जो साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन पेपर को एक बार सोल्व कर लो, ये आपके नंबर को निश्चित तौर पर बढ़ा देता है। तो पूरी वीडियो में बने रहो, देखो किस तरीका का सोल्यूशन होता है और समझने की कोशिश करो। साथ ही साथ कॉपी और पेन लेकर भी बैठना है और ताकि अगर नोट करने की जरूरत पड़े तो नोट भी करना है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन है, पहला नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, पहले का डी याद ही रखना है, इसके बारे में अभी डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं। ये हो जाएगा विचलन। ठीक है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, परीक्षण। अब एक परीक्षण दिया है हमारे पास 14, 15 या यहीं पर देख ले तो बेहतर है। यहाँ पर देखेंगे बहुलक क्या होगा। बहुलक देखो इस तरीके का आंकड़ा यदि दिया हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो आंकड़ा दिया है बहुलक बोल रहा है बताने के लिए, और बहुलक क्या होगा, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा ना डिजिट नंबर, वही बहुलक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बार क्या रहा है, 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है। इसके बाद देखो 14 एक बार और 14 एक बार, 2 बार है, 13 2 बार है, 16 एक बार है, 17 एक बार है और 13 2 बार है। तो यहाँ सबसे ज्यादा बार आ रहा है 15, इसका मतलब जो बहुलक होगा वो क्या होगा, 15 ही होगा। तो यहाँ से हमको समझ में आ जाता है सबसे इसका बहुलक क्या हो जाएगा। कोई भी आंकड़ा दिया रहेगा उसका बहुलक पूछेगा, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा जो संख्या, वही उसका बहुलक होगा। और उदाहरण से बात कर ले इसके बारे में, चलो जी। जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया। अब इसका पूछेगा बहुलक बता तो क्या होगा, इसका बहुलक क्या हो जाएगा 7, चूंकि 3 बार रिपीट हो रहा है ना, तो बहुलक यहाँ से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये 7 की बारंबारता हो जाएगा बहुलक। ठीक है, चलो जी। तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है। माध्य निकालने में क्या करते हैं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 5, तो पांचों को जोड़ लेना है और 5 से भाग दे देना है, हमारा माध्य निकल जाएगा। 2 1 3, 3 6 4 10, 5 15 और 5 से भाग देंगे, 5 दिया है 15। तो पांचों को जोड़ने के बाद जो हमारा माध्य निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 3। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, परीक्षण 8 12 7 14 6 13 और 15, ये हमारे पास क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, का माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहला काम देखो, हमने क्या निकाला, बहुलक का पता चल गया। इस तरीके का क्वेश्चन है, बहुलक कैसे निकालेंगे, इसलिए निकालेंगे। माध्य बोलेगा आराम से निकालेंगे, लेकिन अब सवाल उठे माध्यक कैसे निकालते हैं। तो किसी भी जब आंकड़ा दिया हो और हमको बोला जाए कि माध्यक निकालो, तो सबसे पहले जो आंकड़ा दिया है उसको आरोही क्रम में सजाएंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में इसको हमको सजा लेना है। तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, जरा बताओ। बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा यहाँ पर 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है, 8 के बाद जो है वो है 12 13, 12 है, फिर 13 है और बस इतना ही है, 12 है और ये 13, 1 2 3 4 5 6, एक और होगा 12 13 और एक 14 भी है। तो कुल 7 नंबर्स यहाँ पर हमको दिए हुए हैं। क्या क्या इसको आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सजा लिया। अब चूंकि यहाँ पर जो है इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है ना, तो यहाँ से गिनने पे इसका जो माध्यक निकलेगा n+1/2, ये माध्यक हमको यहाँ से निकलेगा। यानी कि n क्या है, ये जो नंबर ऑफ कुल टर्म है, कितने पद है इसमें, 7 पद है। तो n चूंकि विषम संख्या इसलिए इसके लिए फॉर्मूला n+1 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से देखते हैं n का मान 7 है, 7 + 1 बट्टे में 2 कर लेंगे, 7 1 8/2, 2 चौके 8। अब यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, चौथा पद जो है वही हमारा आंसर है। यहाँ से चौथा पद कितना है हमारा, देख लेते हैं 1 2 3 4, चौथा पद कितना है, यहाँ देख लेते हैं चौथा पद निकल के आ रहा है 12। कितना निकल के आ रहा है 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं डी नंबर ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है देख लो जरा। पांचवा क्वेश्चन है, माध्यक का 3 गुना माध्य का 2 गुना। देखो माध्य 3 गुने माध्यक
ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार ऑब्जेक्टिव में किसी न किसी रूप में पूछ देता है। प्लस अच्छा माइनस ना 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य माइनस 2 गुने माध्य, ये बराबर होता है किसके, ये बराबर हो जाता है बहुलक के। इसके बराबर हो जाता है, बहुलक के बराबर हो जाता है। इस तरीके इस पर क्वेश्चन प्रश्न भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर माध्य दे देगा, माध्यक दे देगा, तो हमको क्या बोलेगा बहुलक निकालने के लिए, तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम आसानी से बहुलक निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक ये। ठीक है, नोट करना है, वीडियो रोकना है, नोट करना है और देखेंगे हम अगले क्वेश्चन को क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समय बहुत कम बच रहा है, इसलिए अब तो टूट पड़ो पढ़ाई पर। अब तो इतना समय नहीं है कि अब आराम करने का मौका मिले। जितने दिन बीत गए, अभी भी समय है, मन लगा के पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज, अगर भुजा ए हो ना, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर गुना में भुजा स्क्वायर। अब चूंकि भुजा ए है इसलिए √3/4 कर देंगे, गुने ए स्क्वायर कर देंगे, तो ये √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। अपना आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया देख लो जरा, हमारा आंसर हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, सी नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसके बारे में बात कर ले। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो क्या सही होगा। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, वृत्त की परिधि दिया है। देखना ध्यान से जरा, परिधि का मतलब क्या होता है, ये वृत्त है। अब ये जो गोला बन रहा है ना, इस गोले की जो लंबाई होता है वही परिधि है, और इसका फॉर्मूला होता है 2πr, और ये दिया है हमको कितना 88 दिया हुआ है। यहाँ से कर लेंगे 2 गुने 22/7 और गुने 18 बराबर में हो जाएगा, r का मान ना नहीं दिया है, r का मान बराबर में हो जाएगा 88। और साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 22 दूना 44। अब इसको ऐसे करना है, r बराबर क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा, ये 44r बराबर 88 गुने 7। r बराबर कितना निकल के आएगा 88 गुने 7/44। 44 दूना 88 और 2 सत्ते 14, तो r का मान इधर से कितना निकल के आ रहा है 14 निकल के आ रहा है। मतलब परिधि दिया था हमारे पास, हमने r का मान निकाला। अब अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये होगा πr²। अगर हम लिखते हैं तो 22/7 हो जाएगा, r का मान 14 गुने 14, 7 दूनी 14, 22 दूना 44 और गुने 14 कितना हो जाएगा जरा बता दो, 44 और गुने 14, 6 चौक 16 का 6 हासिल 1 17, 176, 4 और 4, 6 7 4 11 और 4 2 6, ये निकल के आएगा 616। यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ रहा है 616 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा चीज हमको क्या दिया यहाँ पर, दूसरा चीज दिया है कि वर्ग का परिमाप, वर्ग ये होता है, और परिमाप वर्ग का जो परिमाप होता है ना वो होता है 4a, यानी कि 4 गुने भुजा। तो यहाँ से 4a बराबर कितना दिया 88 दे दिया है, तो ये हो जाएगा 22 चौके 88 काटेंगे, तो a का मान यहाँ से निकल के आ रहा है 22 सेंटीमीटर। अब अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ निकल के आएगा a², यानी भुजा का स्क्वायर, तो 22 और गुने में 22, इसको गुना कर ले जरा, वही हो जाएगा 22 और 22, 2 दूना 4, 4 4 4 4 4 4 8, 484। तो कहने का मतलब क्या है, किसका क्षेत्रफल ज्यादा आ रहा है, वर्ग का कि वृत्त का। अगर वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों सेम है, दोनों हमने क्या लिया 88 सेंटीमीटर, यहाँ भी है 88 सेंटीमीटर यहाँ पर भी है। अब यहाँ से अगर हम निकाले हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर आया है, और इसका आया 484 वर्ग सेंटीमीटर। बड़ा कौन है, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है। यहाँ से लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल ग्रेटर है देन वर्ग के क्षेत्रफल से, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से होगा वृत्त का क्षेत्रफल जो है बड़ा है वर्ग के क्षेत्रफल से, सी नंबर ऑप्शन।
चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलना है, नोट करना है कर सकते हो। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। समझते हुए चलना है और साथ ही साथ नोट करते हुए भी चलना है। और क्वेश्चन बैंक गाइड में भी हो सकता है और नहीं है तो अलग से ले लेना है ना। 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लो। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा। घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो घन का विकर्ण बराबर जो होता है ना, घन का विकर्ण, ये याद करो फॉर्मूला क्या होता है। विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √3l, ये होता है घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला। अब ये l जो है ना, ये क्या है, किनारा है, घन का किनारा या घन का भुजा भी बोल सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर जो है ना ये √3 तो है और l के जगह पर a दिया है तो √3 अपना आंसर हो जाएगा, है ना। किनारे की जगह पर क्या है, घन का किनारा a इकाई हो तो कितना हो जाएगा, √3a इकाई, a नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में देखना है क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन में त्रिज्या r, यानी कि त्रिज्या दिया है r बड़ा वाला, इसके बाद ऊंचाई दिया है h, ऊंचाई हमारे पास इसमें मिल जा रहा है h, और साथ ही साथ त्रिज्या और ऊंचाई दे दिया तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन पूछ रहा है। लंबवृत्तीय शंकु का, किसका पूछ रहा है, शंकु का, इसका आयतन होता है 1/3 पाई r²h। तो हमारे पास जो है r है बड़ा वाला r, तो बड़ा वाला r ले लेंगे r² और बड़ा वाला h ले लेंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो जरा 9 नंबर में 1/3 पाई r²h, ये वाला घन इकाई। चलो जी 10 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 10 नंबर क्वेश्चन में बता रहा है यहाँ पर, यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है, क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, सॉरी यार यहाँ पर जो है ना 4:25 हो जाएगा, 4:25 है, और इसकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो सिंपल सी बात है, इसका वर्ग करोगे ना तो त्रिज्याओं का अनुपात निकल जाएगा। अब इसका वर्ग कर लेंगे तो वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना होगा, 2:5, ये किसका अनुपात हो जाएगा, इसकी त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा। ये किसका अनुपात था, क्षेत्रफल का अनुपात था, और ये किसका अनुपात हो गया, त्रिज्याओं का अनुपात। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है sin 30 डिग्री ओके बाय cos 30 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री, तो इसका मान कितना होगा। देखो बाबू एक बात यहां से ध्यान से देख लो, sin 30 है, sin 30 डिग्री है बट्टे cos 30 डिग्री है, और अगर इसको लिखने लेना cot थीटा बराबर क्या लिखते हैं, cot 30 है, इसका मतलब क्या है cos 30 बट्टे sin 30, यानी कि हमने क्या कहा कि cot थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं, cos थीटा बट्टे में sin थीटा, यही हमने कर दिया। अब यहाँ से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना 1। देख लो जी 1 है क्या, डी नंबर ऑप्शन में बिल्कुल है। 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास 1 - tan² थीटा 45, tan² 45 बट्टे 1 + tan² 45 का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहां से देखो 1 - tan 45 तो ये हो जाएगा 1 - 1, क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है 1 ही होता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। 1 + tan 45 ये क्या हो जाएगा 1 + 1, फिर वही 45 का मान है, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आना है, ये हो जाएगा ऊपर वाला, 0 नीचे वाला हो जाएगा, 2 नीचे, 2 से 0 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 0 में भाग देंगे तो 0 ही आना है। तो अपना ऑप्शन यहाँ पर देख लेना है, किसका मान यहाँ पर जो है कितना नंबर था ये हमारा 12 नंबर। 12 नंबर में sin 90 का मान 0 होता है, sin 0 का मान 0 होता है, sin 90 का मान 0 होता है, या sin 45 का मान 0 होता है, ये हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो और जरा देख लेते हैं, दिमाग लगाओ 2 मिनट, बताओ जल्दी किसका मान 0 होता है, बताओ। ना समझ में आ रहा है, याद ना किए हो, ये त्रिकोणमिति का मान तो रट जाओ पूरा,
ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे भी नंबर आ जाएगा, अगर त्रिकोणमिति का मान याद रहेगा ना तो ऐसे भी नंबर आना है। इसलिए त्रिकोणमिति का मान बहुत जरूरी है। जितने भी मान है सारे के सारे रट जाओ, है ना। याद आया मान कितना है? 12 नंबर में आ जाओ जी। 12 नंबर में देख लो, 12 नंबर में कौन सा हो जाएगा अपना? साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, और इसको याद रखना है, सारे मान को याद रखना है। अगर आगे याद हो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो जरा। 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 10 किस पाद में स्थित है? तो यहां से देखो क्वेश्चन देख लो, हमारे पास दो बिंदु है 7 और 10 है। इसको प्लॉट करना है ग्राफ पर, इसको ग्राफ पर दिखाना है इस तरीके से। तो ये एक्स अक्ष हो जाता है और ये वाई अक्ष हो जाता है, ठीक है। अब अगर दोनों मान प्लस, ये प्रथम पाद हो गया, ये दूसरा पाद हो गया, ये तीसरा पाद हो गया और ये चौथा पाद हो गया। अब दोनों मान प्लस में है, इसका मतलब देखो दोनों मान यदि प्लस में है तो प्रथम पाद में होगा, माइनस प्लस में मान है तो दूसरे पाद में होगा, अगर माइनस माइनस में है तो तीसरे पाद में होगा, और प्लस माइनस में है तो चौथे पाद में होगा। तो हमारे पास जो अभी मान है 7 10 दोनों प्लस में है, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा? प्रथम पाद में। देख लो 12 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर ना प्रथम पाद में हो जाएगा हमारा किधर? 13 नंबर प्रथम पाद, ए नंबर ऑप्शन। चलो जी 14वें नंबर का क्वेश्चन देखना है, बट इसको मिटाना पड़ेगा, नोट करना है, कर सकते हो। 13वें नंबर का क्वेश्चन देखना है क्या कह रहा है। तो अभी तक क्वेश्चन देखो इतना मुश्किल नहीं है तो कि बन नहीं पाए, थोड़ा सा पीछे का रिवीजन जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो क्वेश्चन इतने भी मुश्किल नहीं पूछे जाते बच्चे, है ना। चलो जी आगे क्वेश्चन है हमारे पास 14वें नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहा है कि 1045 डिग्री देन हमको बता रहा है ये 1060 डिग्री अनुपात में है 1060 डिग्री। तो इसके कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये दे रखा है 1045 डिग्री और अनुपात का मतलब है बट्टा, बट्टे में दे रखा है 1060 डिग्री। अब जरा बताओ 1045 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। 1060 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है। अब ये बराबर किसके हो जाएगा जरा ये भी बता दो। ये बराबर हो जाएगा 1:√3 के, ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 1:√3। ये आंसर हो जाएगा अपना। कौन सा ऑप्शन जरा बता दो, कौन सा ऑप्शन? सी नंबर ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन बता चले। चलो जी 15 नंबर क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। देखो यहां पर फिर से बता दें, अगर कोई बिंदु, अगर हम ग्राफ खींचते हैं इस तरीके से, ठीक है, और कोई बिंदु मान लो एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर यहां पर है, तो पहला मान जो आएगा ना, पहला मान जो आएगा वो कुछ ना कुछ होगा, मान 0 नहीं हो सकता है। 0 होने का मतलब वो तो y अक्ष पर चला जाएगा या मूल बिंदु पर चला जाएगा, ठीक है। अगर x अक्ष पर है तो पहला मान कुछ ना कुछ होगा। तो पहला ऑप्शन नंबर है, कोई क्या कह रहा है, कोई अक्ष x अक्ष पर ही स्थित है, तो x अक्ष पर स्थित होने का x और 0 ये मान हो सकता है। दूसरा मान क्या दिया है? x, ये यही अपना आंसर होगा। दूसरा मान देखो x क्या है? दूसरा मान दिया हमारे पास x, यानी इसमें देखो ये x अक्ष पर हो नहीं सकता है क्योंकि ये x अक्ष से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि y का मान भी यहाँ पर है। तीसरा मान जो है वो दिया हुआ है 0y, अब ये x को ही 0 कर दिया तो ये मान तो होगा ही नहीं। चौथा नंबर ऑप्शन है xy, अब x का भी कुछ ना कुछ मान है, y का भी कुछ ना कुछ मान है, ये भी x अक्ष पर नहीं आएगा। तो x अक्ष पर होने के लिए y का 0 होना और x का कुछ ना कुछ मान होना जरूरी है, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आ जाए, अगर मान लो कोई बिंदु जो है ना वो y अक्ष पर है, मतलब इस वाले पर है, इधर किधरों इस वाले पे होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान 0y हो जाएगा जी, इसका मान 0y हो जाएगा अगर y अक्ष पर है तो। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखो बुआ यहाँ पर दिया है
सूर्य एक क्षण की लंबाई और छाया का अनुपात कितना दिया है? 1/√3 दिया, मतलब 1/√3 दिया है। अब उन्नयन कोण का मान पूछ रहा है, इसका मतलब है ये 10-30 डिग्री के बराबर होता है 1/√3। इसका मतलब है कि उन्नयन कोण का मान कितना हो जाएगा? 10-30, यानी कि 30 डिग्री तो होगा। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 17वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलो जी 17वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बिंदु से -xy की दूरी निकालो। हमने मूल बिंदु वाला सूत्र बताया। एक बिंदु हमारे पास है -x और फिर y, इसका मूल बिंदु से पूछ रहा है। तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की यदि दूरी निकालना है तो एक ही फॉर्मूला है, यहां से फिर से याद रखना, मूल बिंदु से दूरी ये हो जाता है हमारा √x² प्लस में y²। तो हमारे पास x के जगह पर -x दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। y की जगह पर y है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा x² प्लस y का स्क्वायर √, यही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का देखो जरा क्या हो जाएगा, x² प्लस y², ए नंबर ऑप्शन। चलो जी 18 नंबर क्वेश्चन पे चलना है, लेकिन इसको मिटाना पड़ेगा। तो नोट करना है तो वही काम करना है जो हमने पहले ही बता रखा है। वीडियो रोकना है और नोट कर लेना है, ठीक है। चलो जी कितना नंबर का क्वेश्चन देखना है हमको? 18 नंबर का क्वेश्चन देखना है। 18वें नंबर का क्वेश्चन देखना है। देखो क्या कह रहा है। 18वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि दो बिंदु दिया है P 5, 7 और Q 8, 11, दो बिंदु है के बीच की दूरी क्या होगी? तो यहाँ पर ध्यान दो, देखो ये पहला पीक बिंदु है ना, यहाँ पर ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है 8 और y2 जो है ये 11 हो जाता है। अब दो बिंदुओं की दूरी यानी कि हमको यदि PQ निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है? √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे, यहां से x1 का मान 5 है तो यहां से 5 और x2 का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर, 5 - 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर y1 का मान 7 है तो 7 ले लेंगे और यहाँ से y2 का मान 11 है तो 11 ले लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेना है। चलो जी यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5 में से 8 घटाएंगे -3 बच जाएगा तो -3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 11 तो -4 बच जाएगा तो -4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 3 तिया, इसको पूरा खींच देते हैं, 3 तिया 9 प्लस में और 6 चौके 16 प्लस में। ये हो जाएगा 16 9 √25 और इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये बाहर निकल के पुदक के आएगा 5, तो 5 अपना आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का देख लो जरा कितना है आंसर, 5 इकाई, बिल्कुल सही। 19 नंबर क्वेश्चन देख ले, आसान है कि मुश्किल है कि हल्का है कि भारी है। देखो y बराबर 4 दे रखा है का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर के जाएगा? अब देखो इसका आंसर क्या होने वाला है, 4 ऑप्शन तो दिया है हमारे पास, बताओ 4 है और 2 है। अब y बराबर 4 है मतलब दूसरे नंबर पर y का मान होता है यहाँ पर 4 होना चाहिए, तो इसमें नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा आलेख, दूसरा बात जो बता रहा है वो बता रहा है b 2 है और 4 है, मतलब y की जगह पर 4 है, ये x है, ये x है और ये y है, y की जगह पर 4 है तो ये हो सकता है और होगा भी यही। सी नंबर ऑप्शन देख लो, 4 दिया है 0 दिया है, भाई साहब ये y की जगह पर 0 कर दिया है, ये आंसर नहीं होगा, ये x होता है, ये y होता है, डी में इनमें से कोई नहीं, तो आंसर के अनुसार बी वाला हो जाएगा। देख लो जरा, बी नंबर ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। और 20 नंबर तो एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है, देखो जरा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? याद रखना है, ये ग्राफ होता है और ये होता है इसका मूल बिंदु और इसका निर्देशांक होता है 0 0। ये भी क्वेश्चन पूछा है, ये तो फ्री का नंबर देना हो गया ना। चलो जी 21वें नंबर का क्वेश्चन देखना है, बट उससे पहले अपने को मिटाना पड़ेगा, तो मिटा ले। नोट करना है तो रोक करके नोट कर सकते हो, अदरवाइज अपने को तो मिटाना है फिर आगे बढ़ना है। चलो जी आगे क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो जरा। 21वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे ना,
तो वो एक ही होगा क्योंकि यहीं से शुरू होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कौन सी होगी? एक ही होना है। 21 नंबर। आ जाओ 22 नंबर में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? तो देखो जो रूट से बाहर निकल जाएगा वही परिमेय संख्या होगा। और पहला नंबर ऑप्शन है √25 और यही होने वाला भी। 5 गुने 5 करेंगे देखो 5 फुदक करके बाहर आएगा, ये परिमेय संख्या। अदरवाइज बाकी विचार करने में कुछ नहीं लगा है, तुम्हारे पास समय है, आराम से बैठो, बी को बाहर निकालने का प्रयास करो, सी को निकालो, डी को जो ऑप्शन है उसको, ठीक है, कोई नहीं निकलने वाला है, सब अपरिमेय हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो। अच्छा ये 22 नंबर हो गया ना, 23 नंबर होगा ना, हाँ जी 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन के यार निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या, ये हमको बताना है। तो इसमें सारा का सारा परिमेय संख्या है। क्यों? देखो यहां से 1.3333 ये दिया हुआ है पहला। अब कोई दशमलव का जब टर्मिनेटिंग होता है या तो शांत होगा या अशांत होगा। ये तो आसान दशमलव है, शांत और अशांत दोनों दशमलव जो होता है ना वो परिमेय ही होता है, तो ये तो परिमेय ही हो जाना है। दूसरा दिया है हमारे पास जो ऑप्शन है ये दिया है √16, ये इसको अगर बाहर निकालेंगे तो 4 बाहर निकलेगा, ये भी परिमेय हो जाएगा। तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो है √9/27। अब इसको जब काटते हैं 9×27 तो ये हमारे पास निकल के आता है 1/√3। अब ये बाहर रूट से निकल नहीं रहा है, मान नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये ही अपरिमेय हो जाएगा, मत निकलो, अपरिमेय लिख करके निकल जाना है। चौथा क्यों नहीं होगा? चौथा में तो रूट है, चौथा इसलिए नहीं होगा कि √5 और √5 करेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर में 5 गुने 5 और ये बाहर निकल जाएगा 5। सिंपल सी बात है, चौथा भी नहीं होने वाला है। आगे देखो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या तो उनका महोत्सव होगा। देखो दो अभाज्य संख्या का महोत्सव हमेशा एक होता है, तो P Q कुछ भी हो सकता है, इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा? एक ही होना है। जैसे कि 5 और 7 का अगर हम महत्तम समावर्तक पूछे 1, 11 13 का महत्तम समावर्तक पूछे 1, 15 17 का महत्तम समावर्तक पूछे 1, तो इस तरीके से देखते हैं। अगर दो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जो दो है ना, दो लगातार अभाज्य संख्या जो एक दूसरे से नहीं कटे, इसको हम अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या का तो महोत्सव तो एक होता ही है, साथ ही साथ यदि एक सम और एक विषम संख्या भी दे दो उसका भी महत्तम समावर्तक जो है ना, एक ही होना है, ये भी याद हमेशा रखो। आगे क्वेश्चन देख ले। दो अभाज्य संख्या होगी, बस इतना याद रखना है, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक एक ही होता है। 25 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 25 नंबर क्या कह रहा है? 0.13, इस पर ये लगा हुआ है, इसको करना है सॉल्व। तो मतलब ये रिपीट हो रहा है, 13 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 0.1313 ये इस तरीके से रिपीट होता चला जाएगा। तो हमको क्या करना है? सिंपली x बराबर मान लेना है 0.1313 और इस तरह से रिपीट हो रहा है, समीकरण 1 मानना है। 2 अंक रिपीट हो रहा है, 1 और 3 2 अंक है जो रिपीट होने वाला है। इसका मतलब समीकरण 1 में हमको क्या करना पड़ेगा? समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर ये पूरा लिख लेना। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 100x बराबर 13.13 ये रिपीट होता चला जाएगा। समीकरण 2 हो गया। अब हमको करना क्या है? समीकरण 2 में से 1 घटाना है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 ये कर लेना है। यहाँ से 100 में से अगर x घटाएंगे तो 99 हो जाएगा x, और अगर 13.13 में से यदि हम 0.1313 घटा दे तो ये 13 बच जाएगा। तो हमारे पास x बराबर जो निकल के आता है वो आता है 13/99, यही आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा है? सी नंबर ऑप्शन। तो इस तरीके से ये जो है 25 तक का क्वेश्चन जो है ना हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में मिलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। आगे के क्वेश्चन को हमको देखना होगा और जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं उसको क्या करना है? डिवीजन करना है अच्छी तरीके से, और जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उसको देखते रहना है, बार बार रिवीजन करते रहना है मैथ में। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।